Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a chapter of 10th standard that is World Heritage. World Heritage, इसमें heritage का जो मतलब है वो ये होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है या तो वो हिस्टोरिकल होने के कारण इम्पॉर्टेंट होती है, हिस्ट्री से रिलेटेड होती है, बहुत पुरानी होती है या फिर कोई नेचुरल कल्चर के कारण वो इम्पॉर्टेंट होती है, नेचर के कारण। तो ऐसी इम्पॉर्टेंट थिंग्स उसको आप कह सकते हैं हेरिटेज। तो वर्ल्ड हेरिटेज से मतलब है कि वर्ल्ड की ऐसी चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ अ साइट डिटरमाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को टू हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल और नेचुरल इंपॉर्टेंस टू ह्यूमैनिटी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, साइट का मतलब होता है वो एरिया। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो एक ऐसी साइट है जो डिटरमाइन की गई है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसको आप शॉर्ट में यूनेस्को, आपने सुना होगा वर्ड यूनेस्को। तो यूनेस्को के थ्रू ये डिटरमाइन की गई थी टू हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड और नेचुरल इंपॉर्टेंस टू ह्यूमैनिटी। दैट मीन्स ह्यूमन को इसकी इम्पोर्टेंस पता चले, इसके लिए इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिटरमाइन किया गया था। As such, the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. और जो sites हैं, जो World Heritage sites हैं, ये protected की जाती है और maintain की जाती है किसके थ्रू? International World Heritage Program के थ्रू, जो UNESCO administer करता है। administer से मतलब आप कह सकते हैं manage करता है। Because World Heritage Sites are places that are significant culturally and naturally. ऐसा इसलिए वो मेंटेन इसलिए करते हैं क्योंकि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है, कल्चरल भी, कल्चर को भी शो करती है, प्रेजेंट करती है और नेचुरली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दे वेरी इन टाइप बट इंक्लूड फॉरेस्ट, लेक्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड सिटीज़। तो वो इम्पॉर्टेंट होती है और एट द सेम टाइम वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे कि कुछ फॉरेस्ट भी होते हैं, लेक्स भी होते हैं, जैसे ये नेचुरल में आ रहे हैं। मॉन्यूमेंट्स का होता है मतलब होता है कि कोई स्टैचू या बिल्डिंग जो किसी नोटेबल पर्सन की मेमोरी में बनाया गया हो या उसको रिप्रेजेंट करता हो, उसकी याद दिलाता हो। ओके, तो वो मॉन्यूमेंट्स होता है। कुछ बिल्डिंग्स या कोई सिटीज़, तो इसमें नेचुरल भी आती है और मैन मेड भी आती है। World Heritage Sites can also be a combination of both cultural and natural areas. और World Heritage Sites जो होती है वो कॉम्बिनेशन भी हो सकती है कल्चरल की और नेचुरल एरियाज की। एग्जाम्पल के लिए माउंट ह्यूगेंशान इज इन चाइना इज अ साइट विद significance to human culture because it played a role in historical Chinese art and literature. तो ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है माउंट ह्यूगेंशान का, जो चाइना में है। ये एक ऐसी साइट है जो ह्यूमन कल्चर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है चाइनीज़ आर्ट और लिटरेचर की हिस्ट्री में। द माउंटेन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक्स। एट द सेम टाइम ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसकी जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप मीन्स आप कह सकते हैं ऐसा एरिया जो, या फिर लैंड का एरिया जिसमें आपको सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। तो वो दैट मीन्स देखिए दोनों चीज़ें हैं, कल्चरल भी शो कर रहा है ये क्योंकि वो हिस्टोरिकल है, वो शो कर रहा है। एट द सेम टाइम ये नेचुरल चीज़ भी शो कर रहा है। दैट मीन्स इसका जो लैंडस्केप है वो भी अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इसकी हिस्ट्री देखते हैं हम। Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, दो जो आइडिया था इसको प्रोटेक्ट करने का इन हेरिटेज साइट्स को, वो अर्ली 20th सेंचुरी में आ गया था। मोमेंटम फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन वाज नॉट अंटिल द 1915। लेकिन जो आप कह सकते हैं मोमेंटम का मतलब होता है इसके मोशन, ये कितना आगे बढ़ा, तो उतना आगे नहीं बढ़ पाया था, या इसका एक्चुअल क्रिएशन 1950 तक भी नहीं हुआ था। इन 1954 इजिप्ट स्टार्टेड प्लान्स टू बिल्ड द Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. तो 1954 में इजिप्ट ने स्टार्ट किया था, कुछ प्लानिंग की थी, उन्होंने प्लान बनाए थे। आसवान हाई डैम, ये डैम का नेम है, उसको बिल्ड किया था जिससे वो पानी को कंट्रोल कर सके और कलेक्ट कर सके जो नाइल रिवर से आता था।
The initial plan for the dam's construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel temples and scores of ancient Egyptian artifacts. तो ये जो इनिशियल प्लान था, जो स्टार्टिंग में इसकी प्लानिंग की गई थी, उससे जब डैम को उन्होंने कंस्ट्रक्ट करने का प्लान बनाया था, तो उससे क्या हो सकता था, जो वहाँ की वैली थी, जैसे वहाँ के कुछ टेम्पल्स थे, कुछ एंशियंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स थे, तो उनको मीन्स आप कह सकते हैं नुकसान हो सकता था, उनमें बाढ़ आ सकती थी। अगर पानी इकट्ठा हो जाता तो उनके जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स थे, जो आर्टिफैक्ट्स थे, वो क्या हो जाते, आप कह सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं वो कहलाते हैं आपके आर्टिफैक्ट्स। तो ऐसी चीज़ें, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो सकती थी, फ्लड के कारण डिस्ट्रॉय हो सकती थी। टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन टेम्पल्स को, इन आर्टिफैक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को ने क्या किया, 1959 में एक इंटरनेशनल कैंपेन लॉन्च किया, दैट्स कॉल्ड फॉर द डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड। और जिसके कारण मीन्स वो इसलिए बुलाया गया था जिससे इनको डिसमेंटल कर दिया जाए। डिसमेंटल का मीन्स होता है आप डिसअसेंबल, मीन्स अलग अलग करके और कहीं दूसरे हायर ग्राउंड पे उसको वापस से बना दिया जाए। द प्रोजेक्ट कॉस्ट एन एस्टिमेटेड $80 million। और इसका जो कोस्ट था इस प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट क्या था, प्रोजेक्ट ये था कि जो आपकी ओल्ड टेम्पल्स और आर्टिफैक्ट्स है उनको डिसमेंटल करना, डिसअसेंबल मीन्स अलग अलग उनके टुकड़े कर देना और उनको हायर प्लेस पे सिचुएट कर देना, मीन्स उनको मूव कर देना। तो इसमें इनको कितना एस्टिमेशन था, $80 million था, एंड इन दैट $40 million ऑफ विच केम फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज। 50 डिफरेंट कंट्रीज से इनको $40 million मिला था। Because of the project success, UNESCO and the International Council of Monuments and Sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage। क्योंकि ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया था, इस कारण से यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोमेंटम एंड साइट्स ने क्या किया, उन्होंने एक ड्राफ्ट मीन्स आप कह सकते हैं, जैसे अगर आपको ध्यान हो तो मेल में क्या होता है, ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्जन जो आपने एक्चुअल में अभी तक उसकी प्लानिंग नहीं हुई है, लेकिन वो पहले से ही आपने उसको डिसाइड कर लिया है, तो उसको अभी तक इतना रूल में नहीं लाया गया, लेकिन उसको एक ओवरऑल राइटिंग में उसका एक प्लान प्रिपेयर कर लिया है। तो उन्होंने एक ऐसा ही ड्राफ्ट कन्वेंशन क्रिएट किया जिससे क्या होगा, टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल, जिससे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की। तो इस टाइप से उन्होंने कुछ ड्राफ्ट्स को क्या किया, कुछ रूल बनाए इस टाइप के, और कुछ ड्राफ्ट या आप कह सकते हैं कि राइटिंग में उन्होंने एक ओवरऑल चार्ट बनाया, एक स्ट्रेटेजी बनाई, जिससे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबल कर दिया जाए कि वो ही जो कल्चरल हेरिटेज है उसका प्रोटेक्शन करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। शॉर्टली देयर आफ्टर इन 1965, और थोड़ी टाइम बाद ही 1965 में, अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स। तो 1965 में क्या हुआ, एक व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस हुई जो यूनाइटेड स्टेट्स में थी, और वो किसके थ्रू हुई थी, वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट के थ्रू हुई थी। और वो क्यों हुई थी, टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स, बट टू ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट्स। तो वो हुई थी, मीन्स वो जो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो ना ही सिर्फ हिस्टोरिकल कल्चरल साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हुई थी, लेकिन वर्ल्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट नेचुरल साइट्स हैं या सीनिक मीन्स आप कह सकते हैं जिसकी सीनरी जो बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसी साइट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए वो कॉन्फ्रेंस हुई थी। फाइनली इन 1968 the International Union for Conservation of Nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm। तो स्टॉकहोम में क्या हुआ था, इन्होंने फाइनली 1968 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने क्या किया था, इंटरनेशनल यूनियन जो नेचर को कंजर्व करती है, मीन्स बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, उन्होंने कुछ इसी टाइप की गोल्स प्रेजेंट किए थे, बनाए थे और प्रेजेंट किए थे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट पे बेस्ड थे, स्टॉकहोम स्वीडन में 1972 में। तो फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दीज गोल्स, द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर
and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 1972. तो फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन मीन्स जब इन्होंने प्रेजेंट किया था तो उसको फॉलो करते हुए, इन गोल्स को फॉलो करते हुए, कन्वेंशन मीन्स आप कह सकते हैं रूल्स, तो रूल्स बनाए गए थे जो वर्ल्ड कल्चरल या नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए थे और वो अडॉप्ट किए गए थे यूनेस्को के थ्रू, यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस में। दैट मीन्स जो रूल्स इन्होंने पहले बनाए थे 1968 में, वही रूल्स जब मीन्स रूल्स या गोल्स जब प्रेजेंट किए गए थे तो 1972 में क्या हुआ था, यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस में उनको आप कह सकते हैं कि उनको रूल्स बना दिया था। पहले गोल थे, उसके बाद उनको रूल्स बना दिया था नवंबर 16, 1972 में। द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, अब देखते हैं हम इसकी कमिटी क्या थी। ये तो हिस्ट्री रही, अब कमिटी कैसी थी। अब देखिए कमिटी में क्या था। टुडे द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज द मेन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग विच साइट्स विल बी लिस्टेड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आज के टाइम पर वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जो है वो एक मेन ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी जिम्मेदारी क्या है, उनकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिश करना कौन सी साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर लिस्ट होगी, मीन्स कौन सी साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आएंगी। द कमिटी मीट्स वंस अ ईयर, एक साल में एक बार मिलते हैं, एंड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 21 स्टेट्स, स्टेट पार्टीज। तो 21 स्टेट पार्टीज से वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं उसमें, दैट आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर टर्म्स, जो 6 ईयर टर्म मीन्स 6 साल का उनका ड्यूरेशन रहता है, उस टाइम तक वो इलेक्टेड रहते हैं बाय द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असेंबली। और कौन इलेक्ट करता है उनको, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की जो जनरल असेंबली होती है उसमें वो इलेक्ट होते हैं। 21 स्टेट पार्टीज जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। द state parties are then responsible for identifying and nominating new sites within their territory to be considered for inclusion on the World Heritage List. तो ये जो स्टेट पार्टीज होती है जिसको इलेक्ट किया जाता है, फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आइडेंटिफाई करे और नॉमिनेट करे। नॉमिनेट मीन्स होता है सजेस्ट करना, सर आपने कभी सुना होगा उसको नॉमिनेट करना है, तो नॉमिनेट का मतलब होता है ऑफिशियल लेवल पर किसी को सजेस्ट करना। तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी स्टेट पार्टीज की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कुछ साइट्स को जो इम्पोर्टेंट होती है उनको आइडेंटिफाई करना उनकी टेरिटरी में और उसको नॉमिनेट करना न्यू साइट्स को, और उन साइट्स को क्या किया जाता था विद इन देयर टेरिटरी टू बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। दैट मीन्स वो ऐसी साइट्स बताते थे जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर सके। बेसिकली जो स्टेट पार्टीज उनका काम यही होता था कि वो आइडेंटिफाई करें और अपनी जो टेरिटरी है उसमें जो उनको ऐसी साइट लगती है कि इंपॉर्टेंट साइट है, सिग्निफिकेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो वो उसका नाम सजेस्ट कर देते वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए। बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अब वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनती कैसे थी, मीन्स सजेस्ट तो कर दिया लेकिन फिर वो एक्चुअल में कैसे साइट बनती थी। देयर आर 5 स्टेप्स इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 5 स्टेप्स है उसकी। The first of which is for a country or state party to take an inventory of its significant cultural and natural sites. तो पहली तो स्टेप ये होती थी कि जो फॉर विच इज़ फॉर अ कंट्री या स्टेट पार्टी, जो स्टेट पार्टी होती है, जो कंट्री होती है, वो खुद अपने बेस पर अपने लेवल तक एक किसी साइट को वो क्या करते थे, कह सकते हैं कि इन्वेंट करते थे या फिर उसको फाइंड करते थे। ओके, तो फाइंड करते थे और एट द सेम टाइम वो उसको नॉमिनेट करते थे लिस्ट के लिए। दिस इज कॉल्ड द टेंटेटिव लिस्ट एंड इट इज important because nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list. Tentative का मतलब होता है not certain, मीन्स आप कह सकते हैं टेम्प्रेरी। तो ये जो लिस्ट स्टेट पार्टी वाले बनाते थे, स्टेट पार्टी से जो बनती थी लिस्ट, वो क्या होती थी, टेम्प्रेरी लिस्ट होती थी। और ये इंपॉर्टेंट होती थी क्योंकि नॉमिनेशंस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए तब तक नहीं कंसिडर किए जाते थे जब तक उनकी टेंटेटिव लिस्ट में वो नेम इंक्लूड नहीं होता था। नेक्स्ट countries are then able to select sites from their tentative list to be included on a nominated file. और उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करती थी कि कौन सी साइट को वो उस टेंटेटिव लिस्ट में से इंक्लूडेड ऑन अ नॉमिनेशन फाइल। मीन्स टेंटेटिव लिस्ट से अगले लेवल तक कौन सी साइट जाएगी। टेंटेटिव लिस्ट में क्या आती है, कुछ ज़्यादा साइट्स आ जाती हैं, और नॉमिनेशन फाइल में क्या आती है, कुछ सिलेक्टेड आती हैं। तो उन टेंटेटिव लिस्ट में जो साइट्स आती थी उसमें से सिलेक्ट करके वो नॉमिनेशन फाइल में इंक्लूड करते थे।
The third step is a review of the nomination filed by two advisory bodies consisting of the International Council of Monuments and Sites and the World Conservation Union. तो थर्ड स्टेप क्या होती थी, रिव्यू लिया जाता था नॉमिनेशन फाइल का. दो एडवाइजरी बॉडीज होती थी जिसमें इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स होते थे और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. ये दो कह सकते हैं ये दो यूनियंस होते थे या ये दो काउंसलर्स होते थे. तो इन थ्रू पार्टीज के थ्रू क्या होता था, हु देन मेक रिकमेंडेशंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, ये उसका रिव्यू करते थे. तो ये बॉडीज़ होती थी एडवाइजरी बॉडी में जो एडवाइस करती थी, जो प्रॉपर हर तरीके से इसको चेक करती थी. तो उसके बाद वो क्या करते थे, आगे रिकमेंड करते थे वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के लिए. द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीट्स वंस अ ईयर टू रिव्यू दीज रिकमेंडेशंस. और वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी साल में एक बार मिलती थी और वो लोग क्या करते थे, मिलने के बाद वो ये जो भी रिकमेंड करते थे, जो आप कह सकते हैं कि जो एडवाइजरी बॉडीज़ होती है ये जब रिकमेंड करते थे उन साइट्स को क्या करती थी, उसको रिव्यू करती थी और फिर फाइनली डिसाइड करती थी विच साइट्स बी एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. और फिर वो डिसाइड करती थी कौन सी उस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आनी चाहिए, कौन सी साइट. द फाइनल स्टेप इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट is determining whether or not a nominated site meets at least one of 10 selection criteria. उनका कुछ क्राइटेरिया फिक्स होता था, तो वो 10 पॉइंट्स होते थे, 10 क्राइटेरियाज होते थे. तो उसमें से एटलीस्ट वन, अगर उस साइट को जिन्होंने उसको नॉमिनेट किया है, अगर उस साइट ने 10 में से किसी एक क्राइटेरिया को भी पूरा कर लिया तो वो उसको सिलेक्ट करते थे. इफ द साइट मीट्स these criteria, it can be inscribed on the World Heritage List. अगर साइट मीन्स जो साइट उन्होंने रिकमेंड की है अगर वो इन क्राइटेरिया में आती तो फिर क्या करते, वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में उसका नाम लिख देते. इंस्क्राइब का मतलब होता है लिखना, टू नोट इट डाउन. वंस अ साइट गोज थ्रू this process and is chosen, it remains the property of the country on whose territory it sits, but it also becomes considered within the international community. एक बार अगर वो साइट इस प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ जाती है तो उसको सिलेक्ट किया जाता है, चूज़ किया जाता है और वो हमेशा के लिए कंट्री की प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी कंसिडर किया जाता है. दैट मीन्स उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी नज़र होती है हमेशा. टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. As of 2009, there are 890 World Heritage Sites that are located in 148 countries. तो 2009 तक टोटल 890 World Heritage Sites हैं जो 148 countries में located हैं. 689 of these sites, इनमें से 689 sites are cultural and include places like the Sydney Opera House in Australia and the Historic Center of Vienna in Austria. तो इसमें से कुछ कल्चरल साइट्स भी हैं जिसमें जैसे सिडनी का ओपेरा हाउस है जो ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी ओपेरा हाउस जो ऑस्ट्रेलिया में है, और हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना जो ऑस्ट्रिया में है, ये उसमें इंक्लूड होते हैं. 176 आर नेचुरल एंड फीचर सच लोकेशंस एज द US येलोस्टोन एंड ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क्स. इसमें से 176 नेचर पे डिपेंड, नेचर से हमको जो मिले नेचुरल हैं, और उसमें जैसे कि US का येलोस्टोन हुआ या ग्रैंड कैनियन पार्क नेशनल पार्क हुआ, वो आते हैं. 25 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कंसिडर्ड मिक्स्ड, और 25 इसमें मिक्स्ड है. दैट मीन्स नेचुरल और कल्चरल दोनों होते हैं. जैसे पेरू का मैको पिकू इज़ वन ऑफ दिस, इसमें से पेरू का जो मैको पिकू है वो है. इटली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विथ 44, और इटली का सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जिसमें 44 उसका नंबर है. इंडिया हैज़ 36, इंडिया का 36 है जिसमें 28 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज़ डिवाइडेड द वर्ल्ड्स कंट्रीज इनटू 5 जियोग्राफिक जोन्स. जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है उसने वर्ल्ड की जो कंट्रीज है उनको 5 जियोग्राफिक जोन्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक अफ्रीका, सेकेंड अरब स्टेट्स, थर्ड एशिया पैसिफिक इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया, फोर्थ यूरोप, फिफ्थ नॉर्थ अमेरिका एंड I think I missed something. Third, Asia Pacific. Fourth, Europe and North America. And fifth is Latin America and Caribbean. तो इस टाइप से उन्होंने जियोग्राफिक जोन्स में इसको डिवाइड किया है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर. अब इनको डेंजर है कैसे, इनमें मीन्स आप कह सकते हैं कि इनको खतरा है. क्या खतरा है? लाइक मैनी नेचुरल एंड हिस्टोरिकल
historic cultural sites around the world. Many World Heritage Sites are in danger of being destroyed or lost due to war, poaching, natural disasters like earthquake, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic, and environmental factors like air population, acid rain. तो दूसरे नेचुरल हिस्टोरिकल कल्चरल साइट्स की तरह वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी काफ़ी डेंजर में है, वो डिस्ट्रॉय होने की डेंजर में, उनको मीन्स खतरा है उनको कि कहीं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, या फिर वॉर होता है तो वॉर में कहीं वो घूम ना जाए। पोचिंग मीन्स होता है कि अननेसेसरली किसी का शिकार करना होता है, अपनी खुशी के लिए किसी को मारना, किसी चीज़ को हटा देना, वो पोचिंग कहलाता है। नेचुरल डिजास्टर्स, कहीं अर्थक्वेक, अर्बनाइजेशन मीन्स आप कह सकते हैं कि हर जगह आप कहते हैं ना कि गाँव को एकदम शहर बना दिया गया है, इंडस्ट्रीज़ हो रही हैं, तो वो ना हो जाए, हैवी टूरिस्ट ट्रैफिक ना हो जाए, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे एयर पॉल्यूशन या एसिड रेन के कारण ये सब बर्बाद ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर इन डेंजर आर, और सबसे ज़्यादा कौन सी डेंजर में है, अनस्क्राइब्ड ऑन अ सेपरेट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। तो जो भी सबसे ज़्यादा खतरे में हैं उनको लिखा जाता है, एक सेपरेट लिस्ट होती है उनकी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर के हेडिंग के अंदर आती हैं, which allows the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Fund to that site. और जिसके कारण वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या करती है, अलग अलग जगह से रिसोर्स लेकर आती है, अलोकेट करती है, और उसको मीन्स जो फंड उनका होता है उसमें से लेकर और उन साइट्स को ज़्यादा, उन साइट्स में ज़्यादा आप कह सकते हैं इन्वेस्ट करती है जो डेंजर में है। इन एडिशन डिफरेंट प्लान्स आर पुट इनटू प्लेस टू प्रोटेक्ट एंड और रीस्टोर द साइट, और इसके साथ में अलग अलग प्लान्स भी प्लान्स भी बनाए जाते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको रीस्टोर करने के लिए। इफ़ हाउएवर अ साइट लूजेज द कैरेक्टरिस्टिक्स विच अलाउड फॉर इट टू बी ओरिजिनली इंक्लूडेड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कैन चूज टू डिलीट द साइट फ्रॉम द लिस्ट। और अगर उसकी जो क्वालिटीज़ होती है वो जो एक्चुअल में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में होने वाली साइट से कम हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, उस साइट को अपनी कमेटी से डिलीट, मीन्स कमेटी सब मिलके उस लिस्ट से डिलीट कर देते हैं। टू लर्न मोर अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विजिट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाइट एट whc.unesco.org। इसके बारे में और जानने के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आपको और जानकारी मिल जाएगी। So your homework done. Question number 1, what is the third step in making of World Heritage Site? किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए थर्ड स्टेप कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 2, हु मेक्स रिकमेंडेशंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए कौन रिकमेंड करता है? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर? वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट? ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, अपने मन से लिखिएगा कि हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए हिस्टोरिकल साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए। एंड दिस इज ऑल्सो ए पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, वाई शुड वी प्रिजर्व द वर्ल्ड हेरिटेज साइट? हमको क्यों प्रिजर्व करना चाहिए? तो आई होप आज का जो टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।